ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। खान सर का रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 16 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक 15 सेट नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। जैसे कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अब अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है अनलॉक 20। ये अनअकैडमी पे दूसरा बार है जब अनअकैडमी अनलॉक 20 प्रक्रिया लेके आया है। अब इस अनलॉक 20 प्रक्रिया में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अनलॉक 20 में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी भी बैच, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, सब्सक्रिप्शन लिंक, वहाँ से जाइए। इसके अलावा मैं बैच का लिंक दे दी हूँ, आप जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी पुलिस का हो, आप जाइए बैच देखिए, वहाँ से सब्सक्रिप्शन लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। हमारा रेफरल कोड सारण 10 को आप इस्तेमाल कीजिए। सारण 10, सारण में सभी कैपिटल में है, सारण 10 आप रेफरल कोड लगाइएगा, आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफ़र की बात करें तो ये ऑफ़र 14 मार्च से लेके 16 मार्च के बीच में है, यानी कि ये बिल्कुल होली ऑफ़र है। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो हमारा यूज कोड सारण 10 जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित होता है। राजकोषीय नीति क्या होता है? जो सरकार के राजस्व जो होता है तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देने का, इसे जो अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा दिया जाता है, यही राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति का आधार जो है ये जॉन मेनार्ड क्रीन्स ने रखा था। किसने रखा था? जॉन मेनार्ड क्रीन्स ने रखा था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात की जाए तो ये 2013 में 10 सितंबर 2013 को ये अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा क्या कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 10 सितंबर 2013, इसका पूरा डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी राक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ की वनस्पति नाम है? देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। अब बात की जाए कि उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी राक्टा इंडिका जो है, आज़ादी राक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? तो ये जो है नीम का वानस्पतिक नाम है। क्या है? इसे संस्कृत भाषा के निम्न से व्युत्पन्न किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? नीम। सही आंसर नीम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नाथ है? तो थेयन शब्द जो है ये धिवम या भगवान का विकृत रूप होता है। यह नृत्य और संगीत का एक दुर्लभ संयोजन होता है और समग्र रूप से एक आदिवासी संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को क्या करता है? दर्शाता है। तो थेयम उत्तरी केरल की सबसे उत्कृष्ट और लोकप्रिय अनुसंधान कलाकारों में से एक है, जो कह सकते हैं ये किस राज्य से है? तो केरल से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो 7वीं सदी के प्रारंभ के साथ हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। इसने उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से
647 ईस्वी तक क्या किया था, राज किया था। तो हर्षवर्धन ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होती है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाया जाता है, समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र और अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन भी शामिल होता है। और इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। नेक्स्ट, 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक रूप से हम कह सकते हैं कि बीजिंग करने वाला है। कौन करने वाला है, बीजिंग करने वाला है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था। तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अवधी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो तलातल घर जो है ये असम में शिवसागर से 4 किलोमीटर दूर तलातल घर एक महल है जो अहोम राजवंशों का निवास था। तो असम क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन थी, तो पुडुचेरी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी जो है अगर भारत का छोटा फ्रांस भी इसको कहा जाता है, पुडुचेरी को, क्योंकि फ्रांसीसी ने 1673 ईस्वी में पुडुचेरी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हरेली पर्व में किसान बैलों और हल सहित विभिन्न औजारों और विशेष रूप से पूजा करने के बाद किसान खेती का काम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है। तो ये ऋषभ पंत जो हैं, ऋषभ पंत भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत बने हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये उड़ीसा सरकार जो है कोविड वॉरियर मेमोरियल हॉस्पिटल जो है स्थापित करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पहली बार उस समय मनाया गया था जब 1995 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान जो शुरू किया गया था,
तब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था 1995 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो ये डिंगो सिंह, ठीक है, एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वे मणिपुर के हैं। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, डिंगो सिंह। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन एयरफोर्स ने रूस से 70,000 AK-103 एसॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ICC के तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है? तो पाकिस्तान के बैटर जो है आसिफ अली और आयरलैंड के ऑलराउंडर लारा डेलोनी को अक्टूबर महीने के लिए ICC का क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला का खिताब चुना गया है। तो आसिफ अली पाकिस्तान और लारा डेलोनी आयरलैंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यानी दिसंबर 2021 में अस्थायी तौर पर सेना प्रमुख MM नरवणे ने क्या नाम है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के पदभार को संभाला है। तो जनरल MM नरवणे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक वगैरह जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो प्रतिवर्ती धारा की बात की जाए तो निकोला टेस्ट एक सर्वेई अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने निकोला टेस्ट जो थे प्रत्यावर्ती धारा का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्वनि क्या होता है? एक यांत्रिक तरंग होता है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि चुंबकीय तरंग। ध्वनि क्या होता है? एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा? अगर 10 न्यूटन इधर लगाया जाए और 5 न्यूटन इधर ही लगाया जाए तो टोटल बल कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान द्वारा ली गई या निकाली गई ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो वो अत्यधिक आवर्धित हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक जो हैं सर आइजैक न्यूटन है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्युत थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितने होंगे? आई कितना दिया है जी? आई यहाँ पे 0.5 एम्पियर दिया है। टी दिया है 5 मिनट। टी 5 मिनट दिया है तो 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे यानी कि 300 सेकेंड। हम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। आई आपको दिया है 0.5, टी आपको दिया है 300 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 150 कूलम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वह N2 बनाने में 6 इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड साथ देते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, जिसे एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, ये क्या होता है? ये आपका उभयधर्मी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा दिए किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया है? तो ये मोज़ले क्या है? मोज़ले या आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मोज़ले ने, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पचन या दूध से दही बनना। भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में बदलना क्या होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में उसी क्रिया का क्या होता है? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो वो क्या होता है? वनस्पति का हाइड्रोजनीकरण क्या कह रहा है? किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये संकलन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा जो होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन से होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। परवल अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। खनिज लवण यह खतरनाक होता है। तनूर इसके जलीय विलयन में अम्ल का निम्न साधारण होता है। गलत की बात की जाए तो जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांच होता है। कांच क्या होता है? तो कांच जो होता है एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। कांच अपने प्रकाश प्रकृति में अतिस्थितिज द्रव होता है। क्या होता है? अतिस्थितिज द्रव होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो जब जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले गैस या कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड अपने प्रकृति में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से एमिलेस क्या होता है? एमाइलेस स्रावित होता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है। लार ग्रंथियां वसा पाचन शुरू करने के लिए लार्मय लाइपेसिस भी स्रावित करती है। तो कह सकते हैं कि एमाइलेज। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो कैरोटीन की बात की जाए तो गाजर में सबसे ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग डैश से ग्रस्त होती है। तो डिप्थीरिया की बात की जाए तो ये एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम किससे? कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जो कि मुख्यतः गले और ऊपरी वायु मार्ग को क्या करता है? संक्रमित करता है तथा टॉक्सिन एवं अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया रोग ग्रस्त होता है किससे? गला से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पुंकेसर के भाग हैं। क्या है? परागकोश और अंडाशय। देखिए, पुंकेसर जो है इसके दो भाग होते हैं, एक परागकोश और एक तंतु। क्या होता है? पुंकेसर का जो डंठल होता है वो तंतु कहलाता है और फूला हुआ हिस्सा जो होता है ये परागकोश कहलाता है। तो क्या है? परागकोश और पुतंतु। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था?
तो दुनिया विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले प्राणी जो हैं अंडज प्राणी कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है ये किसके कारण होता है? तो SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट यानी कि 64 बिट तक होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 64 बिट 32 बिट में या 4 बाइट, 32 बिट या 4 बाइट, 64 बिट या 8 बाइट ये होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इंटरनेट एक डैश है, लैन मैन वैन सैन यानी क्या है? तो इंटरनेट की बात की जाए तो ये वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक शहरी किसी और दूसरे शहर या फिर एक देश किसी दूसरे देश के साथ नेटवर्किंग का काम करता है। ये वैन नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट एक क्या है? वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।